न्यूज़ 93 लाइव में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं, उनकी जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम पड़ेगा। जमशेदपुर पश्चिमी के मौजूदा विधायक 1974 के जेपी आंदोलन से अपने राजनीतिक और सामाजिक अ, शुरुआत करने वाले, खंड के मुख्यमंत्री को चैलेंज करके उन्हीं के सीट पर जाके हराने वाले और पिछले चुनाव में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री को उन्हीं के सीट पर जाके हराने वाले, शायद मैं जितना तारीफ कर रहा हूं 70 साल के उनके जीवन में जो उन्होंने किया है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से उनका तारीफ करूं और शायद 5-10 मिनट के वीडियो में उनका परिचय देना संभव ही नहीं है। बिना देर किए मैं मिलवाता हूं सरयू राय जी से। स्वागत है सर। जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद जी सर, जिस तरह से आपने 1974 जेपी आंदोलन से अपने राजनीति का शुरुआत किया और 1980 में जो आपने जो किया, कीटनाशक जो उस समय गलत तरीके का जो चल रहा था या बीज जो लो क्वालिटी का आ रहा था, उससे पहले आपने उसका भंडाफोड़ किया, पर्दाफाश किया। 1994 में जो आप पशुपालन घोटाला, चारा घोटाला के नाम से जो फेमस था, जिससे लालू प्रसाद यादव जी जेल भी गए, उसके बाद अलकतरा घोटाला, तो इतना जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो आता है, कैसे आता है बताइए? हम लोगों के सामने मुद्दे आते हैं, हम लोग उसको परखते हैं। अगर सबूत ठोस हैं, सही हैं, तो उस मामले को मैं उठाता हूं, चाहे उससे कोई भी कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों नहीं प्रभावित हो रहा हो। तो ऐसे ही हम लोगों के सामने जो चीज़ें आती हैं, उसको उठाना जनहित में हम लोग अपना कर्तव्य समझते हैं। हम लोग इस क्षेत्र में हैं, तो इस क्षेत्र का तकाजा भी है कि शासन प्रशासन में कोई कमी है, भ्रष्टाचार है, अनियमितता है, ऐसे मामले प्रमाण के साथ आते हैं तो मैं उनको उठाता हूँ। और आपने जितने घोटालों का नाम लिया, उन सबों के प्रमाण का मैंने अध्ययन किया, अपने साथियों के साथ मीमांसा की, उसके बाद मैंने उठाया इसको। ऐसा नहीं है कि कोई मामला आ गया तो अखबार में बयान देने के नाम पर हमने उठा दिया उसको। और इसीलिए मैं चुनौती अगर कहता हूँ कि जितने भी मामलों को मैंने उठाया है अब तक, उसमें कोई एक ऐसा नहीं है जिसका पुख्ता सबूत नहीं है। और अभी भी आगे भी इस तरह के मामले आएंगे जनहित में। अगर हम लोग इस क्षेत्र में सक्रिय हैं तो जरूर हम उठाएंगे उसको। जी। धन्यवाद सर। एक बहुत प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण जिला है, लेकिन धनबाद में न तो अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है और ना ही रोजगार का साधन है। शिक्षा के लिए भी लोग बाहर जाते हैं और रोजगार के लिए भी लोग कोलकाता, दिल्ली जैसे शहर में जाते हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इसके लिए तो जो धनबाद में सक्रिय लोग हैं, समाज सेवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनका दायित्व तो बनता है कि इस पर विचार करें। धनबाद तो देश की कोयला राजधानी है और यहाँ BCCL है जो कार्यरत है, पड़ोस में जाइएगा CCL है, यानी कोल इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण स्थान इस मामले में धनबाद है। अब कुछ नहीं हो रहा है, ये संस्कृति यहाँ कैसे आ गई और कैसे दूर होगी, इसके बारे में यहाँ के लोगों को, खास करके जो युवा वर्ग है, उसको बैठ के सोचना चाहिए, मीमांसा करना चाहिए। अगर राजनीतिक भंवर जाल में फंसे रहेंगे, अगर भीतरी बाहरी अगड़ा पिछड़ा इसी में अपना सब दिमाग लगाते रहेंगे, तो आप जो सवाल उठा रहे हैं उसको सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। यही कारण है शुरुआत में तो यहाँ आपका ISM आया, यहाँ और भी सिम्फर आया, भारत सरकार के कई ऐसे विशेषज्ञ संस्थान हैं जो यहाँ पर आए। मगर इन संस्थानों को फीड करने के लिए जो मैन पावर चाहिए, जो दक्ष प्रवीण लोग चाहिए, उनको तैयार करने के लिए यहाँ स्कूल की, कॉलेज की कोई शिक्षा नहीं हुई। आज भी स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पर, उस पर ध्यान दिया जाए
तो यहाँ जो काम चल रहे हैं उसी काम को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में नौजवानों की ज़रूरत होगी। मगर हमारे इस राज्य की जो राजनीति है, वह राजनीति में ये जो प्रमुखता के मुद्दे हैं, ये सब अपनी पटरी से नीचे उतर गए हैं। हम लोग संवेदनात्मक बातों पर, सेंटिमेंटल इश्यूज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और सभी का ध्यान ये रहता है कि अगले चुनाव में हम कैसे जीत जाएं। कोई इसके लिए नहीं तैयार है कि मैं सही मुद्दों को उठाऊंगा, भले ही इसके कारण हमको चुनाव में हार का सामना क्यों नहीं करना पड़े। जब तक ऐसे लोग खड़ा होकर इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे, तब तक इस जड़ता को तोड़ा नहीं जा सकता है। ये जड़ता टूटेगी तो केवल धनबाद को नहीं, देश को भी इसका लाभ मिलेगा। चलिए, धनबाद में गुंडागर्दी एक बहुत बड़ा शौक है, शायद आप इससे परिचित होंगे। कंपनी आती है, कोई कंपनी लगाने भी लोग आते हैं, तो कंपनी के जो कर्मचारी आते हैं, अधिकारी आते हैं, उनके साथ मारपीट हो जाता है। जो पहले से कंपनी यहाँ कार्यरत है, उनसे गुंडागर्दी के नाम पर उनसे वसूला जाता है, वसूली किया जाता है। अवैध आउटसोर्सिंग पूरे धनबाद के 6 विधानसभा का अगर मैं नाम लूँ, तो 6 विधानसभा में अवैध आउटसोर्सिंग चल रहा है। शायद आप इससे अवगत होंगे। तो मैं पूरी तरह से अवगत हूँ इससे, और ये हाल का मामला है। बहुत पहले भी धनबाद में दबंगई चलती थी, रंगदारी चलती थी, उसका एक स्तर था। आज जो हो रहा है उसका कोई स्तर नहीं है। आज जो हो रहा है उसमें मनसाई है लूटपाट करने की। जो हमारी प्राकृतिक संपदा है, उस संपदा का दोहन हम अपने लिए कैसे करें। अब बीसीसीएल का भी चरित्र बदल गया है। अब काम कर रहे हैं, काम करते रहने में कमी भी आती है, गलतियां भी होती हैं। उन गलतियों को आप ठीक कर लीजिए, कोई बताता है तो। मगर यहाँ तो हमको गलत करना है, यही मानकर योजना ही बनाई जाती है। आउटसोर्सिंग इसमें शामिल है। इससे देश को नुकसान हो रहा है। भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इस बारे में पता नहीं जितना सक्रिय होना चाहिए उतना सक्रिय क्यों नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो इसी कार्य संस्कृति को और ऐसे ही गलत कामों को अपनी ताकत बना रहे हैं। और राज्य का पुलिस प्रशासन, जिला का पुलिस प्रशासन, ये सबका सब ऐसे लोगों को सह दे रहा है, रोक नहीं पा रहा है। यही कारण है कि आउटसोर्सिंग से लेके कोयला के लोडिंग अनलोडिंग में और बीसीसीएल कार्यालय से जो डीओ जारी होता है, उसके क्रियान्वयन में ही सारा माजरा शामिल है। और इसका मुख्य केंद्र मैं तो मानूंगा कि बीसीसीएल का मुख्यालय है। कोई व्यक्ति रंगदारी कर लेता है, कोई दबंगी कर लेता है, तो देश और राज्य का कानून है जो उस पर अंकुश रख सकता है। मगर बीसीसीएल जैसा प्रमुख संस्थान है, वही अपने यहाँ इस तरह की कार्य संस्कृति पैदा करेगा। ये कहा जाता है ना कि हम भूत भगाने के लिए सरसों छींटते हैं। सरसों में ही भूत बैठ गया तो उसको छींटने से तो भूत भागेगा नहीं। इसलिए इसकी सबसे पहली जिम्मेदारी बीसीसीएल की होती है। भारत सरकार को चाहिए कि बीसीसीएल के इस मामले की जांच किसी ऐसी एक्सपर्ट एजेंसी से कराए, विशेषज्ञ एजेंसी से कराए, तब होगा। नहीं तो कई मुद्दे हैं, जमीन के नीचे आग लगी हुई है। थोड़ा सा मैं रुकना चाहूँगा सर। जैसे आप बताएं कि कोई बड़ी एजेंसी से करवानी चाहिए जांच। एक बार जांच एजेंसी को मिला था, सीबीआई को, और सीबीआई के अधिकारी को भी इसी धनबाद शहर में पीटा भी गया था। आपको शायद जानकारी हो। ठीक है, तो उनका जिसको प्रोफेशनल हैजार्ड कहा जाता है। आप जांच करें निकले हैं तो जो आपकी जांच से प्रभावित हो रहे हैं वो आपके रास्ते में बाधा उपस्थित कर सकते हैं। मगर सीबीआई एक अफसर के भरोसे तो चलती नहीं है। सीबीआई का तो यहाँ अस्थाई मुख्यालय है। इसलिए मैंने कहा कि जो यहाँ का मुख्यालय है तो उसको आप छोड़ दीजिए, एक एक्सपर्ट एजेंसी तय करिए जो बीसीसीएल मुख्यालय की जांच करे। यहाँ की जांच होगी तो इसी से सारे तार निकलेंगे। जो अलग अलग इनके जीएम का एरिया है वहाँ जाएंगे, वहाँ कोयला के खनन में लेके जो आउटसोर्सिंग वाले लोग हैं वो कितना खनन कर रहे हैं, कितना दिखा रहे हैं, ये इसका भंडाफोड़ हो जाएगा। और जो खनन हो रहा है उसमें
एक ही प्रकार के कोयले की कीमत अलग अलग जीएम के एरिया में अलग अलग है। कहीं जो रेट है उससे 5% 10% ऊपर में बिक रहा है, कहीं बिल्कुल जो रेट तय किया है उसी पर बिक रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक ही प्रकार का कोयला है, तो ये अलग अलग जो भेद हो रहा है इसके पीछे तो कोई न कोई कारण है, और ये जो कारण है यही कारण कोयला की चोरी करा रहा है, दबंगई करा रहा है, और जो पैसा सरकारी खजाना में जाना चाहिए वह दबंग लोगों के पॉकेट में जा रहा है। आपके पास सर कोई प्लान अगर ऐसा आप लगे, क्योंकि धनबाद में आपका भी आवागमन है, आप धनबाद में आ रहे हैं, तो धनबाद के लोगों को बहुत उम्मीद है कि आप कुछ इसमें ठोस कदम अपनी तरफ से उठाएं, जिससे कि यहाँ कंपनी आए, रोजगार लगे, यहाँ के लोगों को नौकरी मिले। क्योंकि धनबाद के लोग अगर बाहर जाएंगे रोजगार के लिए तो ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। ठीक है, देखिए रोजगार में जिसकी जितनी क्षमता है, योग्यता है, उसके अनुसार तो आजकल लोग देश का दुनिया भर में जा रहे हैं, मगर यहाँ का जो सामान्य वर्ग है वह अपना काम सही तरीका से करे, ज़रूरत इसकी है। मैं तो पिछले साल जब धनबाद में आया था तो मेरे यहाँ लेढ़ी डूमर और दरिदा के 2 गांव के लोग आए थे। उन्होंने अपनी व्यथा बताई, सुनकर सहसा भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ चलिए। मैं उनके गांव में गया और देखा कि उनके खेत के सामने में मेन रोड के बाद ऊंची दीवार खड़ा कर दी गई है और दोनों गांव मिलाकर 200 एकड़ जमीन को घेर लिया गया है। वो खेती नहीं कर रहे हैं। मैं गया, मैं अवाक रह गया। मैंने कहा कि मैं आपको न्याय दिलाने की भरपूर कोशिश करूंगा। मैंने राज्यपाल महोदय को लिखा। राज्यपाल महोदय ने उपायुक्त के यहाँ भेजा कि इसकी जांच कराई, रिपोर्ट दीजिए। आज तो कुछ हुआ नहीं है, मुझे जानकारी है उसमें। मैंने विधानसभा में सवाल खड़ा किया, विधानसभा में मेरी सारी बातों को सही करार दिया गया, परंतु उसमें एक शब्द अंत में दिया गया कि उपायुक्त के स्तर पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वह कार्रवाई क्या हुई है ये पता नहीं है। विधानसभा का सत्र आगे आ रहा है, बजट सत्र में, उसमें सवाल उठाऊंगा। मैं पूछूंगा, या तो बता दीजिए कि मैंने जो सवाल किया वो गलत है। गलत नहीं है तो जो इसके पीछे हैं उनको तो बेनकाब होना चाहिए, और जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। मेरा इसमें इतना ही कहना है। मगर ये जो एक घटना है, ये घटना अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। और दीवार खड़ी है, ऊंची दीवार खड़ी है, किसने दीवार खड़ा किया है? गांव में यही लोग बताते हैं किसने खड़ा किया है, और शासन प्रशासन नाम नहीं लेता है। तो ये तो शासन प्रशासन की विफलता है ना, कि 200 एकड़ के चारों तरफ 4 दीवारी खड़ा हो गई, ऊंची दीवार खड़ा हो गई। किसने खड़ा किया आप ये बता नहीं रहे हैं। तो मैं तो इनके मुंह में उंगली डाल के इस पर उगलवाने की कोशिश करूंगा विधानसभा सत्र में। आप ये तो बताइए कि किया किसने है ये। आप उसी के पक्ष में दे दीजिए कि आपने घेर लिया, आपकी जमीन हो गई, और है शख्स कौन, ये बात सामने प्रशासनिक तौर पे आनी चाहिए। तो मैंने तो उनको वचन दिया है, जो गांव के गरीब पीड़ित लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं उसमें, अगड़ा पिछड़ा, बाहरी भीतरी, आदिवासी, अनुसूचित जाति, सबके सब उसमें शामिल हैं। सरकारी जमीन भी है उसके भीतर में, और इसकी रिपोर्ट वहाँ के कर्मचारी ने सीओ को दिया है, वो कागज भी हमारे पास में है। मगर कोई बताने के लिए तैयार हो कि कौन कर रहा है ये, और इसको रोका जाना चाहिए कि नहीं रोका जाना चाहिए, खुल के सरकार कर दे। हम ऐसे काम को बढ़ावा देंगे, ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो हमारे प्रियपात्र होंगे। मैं तो इतना ही चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस एक काम को अपने हाथ में लिया है, उसको वचन दिया है, तो उस वचन को मैं पूरा करूँगा। तो सर, चुनाव के टाइम कुछ गैंगस्टर भी आपको टारगेट कर रहे थे, शायद आपके तक न्यूज़ गया होगा, धनबाद के कुछ। अब मैं इस सब की परवाह नहीं करता हूँ। उस समय उन्होंने प्रिंस खान का मामला उठाया था। जी। अब उस समय तो सरकार ने कहा कि हम विदेश में कार्रवाई कराएंगे। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि हम लुकआउट नोटिस जारी कर रहे हैं। ये मामला मैंने बोलना बंद किया, कोई दूसरा उठाता नहीं, तभी शिथिल पड़ गया है। उस समय शहर में व्यवसायियों की जो स्थिति थी वो आप देख रहे हैं। आज भी है सर, आज भी हाँ, जगह, आज ही अभी मैं यहाँ आया हूँ, बरवड्डा में अभी गोली चली है। अभी मैं पीएमसीएच गया था और पीएमसीएच से यहाँ आ रहा हूँ।
बरवड्डा में अभी गोली लगी है, सरपी में अभी इलाजरत है। एक बात जस्ट आधे घंटे पहले की ये एक खबर है। बात मैं कहूंगा कि जी। ऐसे जो तत्व हैं, जी। प्रिंस खान को कौन संरक्षण दे रहा है, या प्रिंस खान के खिलाफ किसी की आवाज क्यों नहीं निकल रही है, जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं, संसद से लेकर विधानसभा में जी। स्तर डिबेट का इतना गिर गया है कि लोग जानी दुश्मन की तरफ से एक पार्टी दूसरे पार्टी के बारे में बोल रही है। मगर यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। जो पीड़ित है वो अभी इतना डरा हुआ है कि आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा है, बल्कि आज जो उसको पीड़ित करने वाला है वह सामने आ जाए तो लोग उसको पसंद करेंगे, और जो उनके पक्ष में खड़ा होकर बात उठा रहा है उनको पसंद नहीं करेंगे। ये स्थिति धनबाद में हो गई है। तो धनबाद के लोग भी कुछ जिम्मेदार हैं इसके लिए। प्रिंस खान जैसा लोग तभी पैदा होता है जब उसके पैदा होने की उर्वर ज़मीन भी यहाँ होती है। यहाँ के व्यवसायी वर्ग में थोड़ी तो हिम्मत करनी चाहिए। एक बार तो कुछ हिम्मत किया था लोगों ने, कोयला क्षेत्र के लोगों ने, कुछ जो छोटे उद्योग हैं, मझोले उद्योगों के लोगों ने। जी। और यहाँ क्या है कि जो हर तरह का चाल है, अगर आप कोई सवाल उठाइएगा तो आप पर कैसे आक्रमण करें, तो आप पर कोई मुकदमा करा देगा किसी महिला से कि हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और पुलिस अगर उन्हीं के पक्ष में है तो पुलिस आप ही को परेशान करेगी। तो जो आवाज़ उठाएगा उसको प्रताड़ित करने वाला जो कल्चर यहाँ हो गया है, इस कल्चर के खिलाफ में तो खड़ा प्रशासन को होना चाहिए। और प्रशासन की मिली भगत है और आम जनता केवल चर्चा करके ही रह जाएगी। कि हम लोग कहते हैं ना कि सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हों, मगर हमारे घर में नहीं पैदा हों, पड़ोसी के घर में पैदा हों। तो यहाँ का व्यवसायी वर्ग भी इसके लिए जिम्मेदार है। आखिर आप अपनी जुबान को इतना दबा कर क्यों रखते हैं, इतना पीड़ित क्यों हैं? उनकी अपनी समस्या है। मगर यहाँ के सार्वजनिक क्षेत्र के जो लोग हैं, सांसद विधायक प्रमुख हैं, पार्टियों के पदाधिकारी हैं, ये सबके सब लोग चुप हैं। तो लगता है कि सब या तो आतंकित हैं, डरे हुए हैं, या कुछ लोग इसी में अपना भी हाथ साफ करना चाह रहे हैं। तो ये धनबाद की स्थिति है। ये स्थिति से उबरने के लिए अगर कोई अभियान होता है, कोई आंदोलन होता है, तो मैं ज़रूर उसमें आकर शामिल होऊंगा। हाल फिलहाल में एक पत्रकार को एक कोयला माफिया के द्वारा कतरास कहीं खबर है किडनैप करने का कोशिश किया गया था। ये धनबाद कहीं खबर है? ये खबर प्रचारित भी हुई सोशल मीडिया के माध्यम से, उन्होंने देखा। जी जी। और काफ़ी लोग उस पत्रकार के पक्ष में भी खड़ा हुए। बिल्कुल। और स्थिति तो बहुत कुछ बदली नहीं, जस की तस रह गई। तो इसमें पत्रकार जगत को तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनका प्रोफेशन है, उनका दायित्व है अपना काम करने का, वो काम करते हैं। मगर ये केवल पत्रकार तक ही सीमित समस्या नहीं है, ये आम जनता की है। एक पत्रकार के साथ हुआ तो बात सामने आ गई। लोग कितना डरे दबे हुए हैं लोग, इसकी संख्या बहुत बड़ी है। और अंत में लोगों को दबाकर सरेंडर करने के लिए विवश कर दिया जाता है कि आप हमारे सामने झुकिए साहब। और जब शासन प्रशासन जिसका ये दायित्व है, हमारे IAS IPS अधिकारी जो संविधान की शपथ लेकर आए हैं कि हम कानून की रक्षा करेंगे, कानून के अनुसार काम करेंगे, ये सब लोगों की अगर मिली भगत दिखाई पड़ती है या उनकी तरफ नरमी दिखाई पड़ती है, तो इससे ही लोग हतोत्साहित होते हैं। धनबाद की जनता को लास्ट में क्या मैसेज दीजिएगा सर? कुछ मैसेज अपनी तरफ से? नहीं, कोई मैसेज मैं नहीं देना चाहता हूँ। मेरे पास तो छिटपुट खबर आती है तो मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि मैं शामिल होकर इनको न्याय दिलाऊं। मेरे पास तो एक ही दो मुद्दे आए हैं। ये मुद्दे तो एक तरह से सुई की नोक के बराबर है। जो समस्या धनबाद की है तो धनबाद के लोग ही सुलझाएंगे। लोग चाहेंगे कि मैं उनके साथ आऊँ तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। आप तैयार हैं? जब भी धनबाद के लोग बुलाएंगे आप शामिल होइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मेरे साथ जमशेदपुर पश्चिमी से मौजूदा विधायक सरयू राय जी थे। इनके बारे में जितना मैं बोलूं, चूँकि मैं पहले भी बोल चुका कि 5-10 मिनट के वीडियो में संभव नहीं है कि इनकी 70 साल से जो ये मेहनत किए हैं, जो राजनीतिक और सामाजिक कार्य किए हैं, उसको मैं 5-10 मिनट के वीडियो में दिखा सकूं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि फिर कभी अगर इनसे मुलाकात होगी तो चर्चा होगी। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है और आप न्यूज़ 93 लाइव देख रहे थे। जय हिंद।